आप लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का कक्षा 6 का इतिहास का अध्याय 7 मौर्य वंश और राजा अशोक। मौर्य वंश के बारे में और उनके राजा अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत मौर्य वंश और राजा अशोक 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। भारत के राष्ट्रध्वज को आपने लहराते हुए तो देखा ही होगा। केसरिया सफेद और हरे रंग से सजे तिरंगे के बीच में बना चक्र कितना अद्भुत और कितना सुंदर दिखाई देता है ना। ये हमारा चक्र कितना अद्भुत लगता है जब ये तिरंगे के बीच में दिखता है। तो यह चक्र लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। ये चक्र कहाँ लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। और ये जो चक्र है मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जो मौर्य वंश के राजा अशोक थे उन्होंने बनवाया था। आमतौर पर इतिहास में उन राजाओं का महत्व मिलता है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हों, है ना। अधिकतर क्या होता है कि जो राजा युद्ध जीतता है उन्हीं के बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं। जैसे कि कोई आपके इस क्लास में भी जो फर्स्ट आएगा लोग उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, है ना। तो लेकिन जो अशोक थे, इसी तरह से ऐसे ही नॉर्मल इतिहास में भी होता है, लेकिन अशोक की बात सबसे अलग थी क्योंकि उसने युद्ध की जगह धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीता। उन्होंने युद्ध तो किया था बट एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने युद्ध को त्याग कर धर्म के रास्ते से लोगों का दिल जीत लिया था। दया, प्रेम और करुणा को उन्होंने अपने शासन का आधार बनाया था, है ना। तो उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अशोक चक्र के बारे में पढ़ते हैं। अशोक चक्र में कितनी धारियां हैं ये आपको बताइए, कितनी धारियां हैं? 24, है ना। हम राजा अशोक के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। अब राजा अशोक के बारे में बहुत सी बात करने को है क्योंकि वो राजा ही ऐसे थे। लेकिन पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की और बिंदुसार की, ठीक है। जो कि अशोक के पहले के राजा थे और अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जो कि बहुत वीर और साहसी थे और चाणक्य नाम के बुद्धिमान पंडित की मदद से मगध के राजा घनानंद को हरा दिया था। ये बात हमने बताई थी कि घनानंद को उन्होंने कैसे पराजित किया था। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति, उत्तर और पश्चिम तो जीता ही था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कई हिस्सों को जीत लिया। उसके अलावा जो सिकंदर थे उसके जो सेनापति सेल्यूकस थे, वो भी पहले के लोग है ना, राजा लोग अपने सेनापति बना बना के, लीडर बना बना के भेजते थे, तो वैसे ही सेनापति सेल्यूकस था। उन्हों उसे भी किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनको आगे बढ़ने से रोक दिया कि अब यूनानी राजा हमारे इधर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली। जो सेल्यूकस था उसने दिमाग लगाया और चंद्रगुप्त से दोस्ती कर ली। और मैगस्थनीज नाम का जो राजदूत था उनके राज्य का सेल्यूकस के पास, वो चंद्रगुप्त के पास भेज दिया, ठीक है। अब जो चाणक्य थे, जो पंडित थे, बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने चंद्रगुप्त की मदद सहायता की थी, दिमाग लगाया था, वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। हमें शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती, मतलब अद्भुत तरीके की जानकारी मिलती है कि हमें शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। इस समय जो मेगास्थनीज था ने भारत में कुछ देखा और उसका अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया। तो अभी जो मेगास्थनीज आया था, राजदूत था, जो ये राजदूत मैंने बताया, सेल्यूकस का राजदूत, वो आया, भारत में कुछ देखा और उसको अपनी बुक नाम दिया इंडिका और उसमें उसका वर्णन किया। तो उसमें लिखा है कि भारतीय सभ्य थे, तो उसने लिखा कि जो भारतीय थे वो सभ्य थे, यानी कि एकदम सीधे साधे सभ्य इंसान। वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, उसने ऐसा भी लिखा। अधिकतर गांव में रहकर खेती करते थे। लिखा कि जो लोग थे वो अधिकतर गांव में रहते थे और खेती करते थे और सैनिकों को बहुत अच्छा वेतन पेमेंट मिलता था। और भी बहुत सी बातें लिखी। चंद्रगुप्त के गुप्त के बाद उसका बेटा हुआ, नाम था बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी आता था, आप लोग देखे होंगे टीवी पे, स्टार प्लस वगैरह में। उसने दक्षिण के अनेक हिस्सों को जीतकर अपने राज्य को हिस्सा बना लिया। अब बिंदुसार ने क्या किया? दक्षिण के राज्य को जीता, हिस्सा बना लिया, जीत गया और बड़ा करते गया। बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। अब बिंदुसार हो गया, अब उसके बाद उनका बेटा अशोक आएगा भाई सिंहासन पर। इस समय मौर्य राज तो मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था और शक्तिशाली हो चुका था, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। अशोक भी अपने पिता और दादा की तरह ही बहुत ही ज्यादा वीर और साहसी थे। उसने कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद के साथ युद्ध किया और उसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया। अब उन्होंने कलिंग युद्ध तो सुने होंगे ना, जिन्होंने अशोक की पूरी लाइफ ही बदल दी, है ना। तो कलिंग स्थान को उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र जनपद जो था उसके साथ युद्ध कर ली, लड़ाई कर ली और उसे हराकर अपने राज्य में मिला। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम था। अब कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही फेमस युद्ध है, अधिकतर लोग देखें इसके बारे में। बीच में अशोक की शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, वो उसमें भी इसका कुछ
लिखित है, दिया है कि क्या कैसे हुआ था, है ना? तौर पर यह देखा गया है कि युद्ध में सफलता मिलने पर राजा खुश होते हैं। हम तो देखें भैया, मार्क्स आ जाता है, रिजल्ट किसी का भी, तो अगर 10 नंबर सोचे हैं, 15 में 10 आएगा सोचे हैं, और अगर 12 मिल जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे 15 में 15 मिल गए, है ना? तो बिल्कुल युद्ध में सफलता मिली तो राजा ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो कलिंग युद्ध जीत कर भी अशोक का मन लेकिन खुश नहीं था, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। क्यों? क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मर गए थे, मारे गए, हजारों घायल हो गए थे, और उनकी स्त्री बच्चे सब बेसहारा हो गए थे। यह सब देखकर उसे युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगी। उसने सोचा ये युद्ध किस काम का, जिसमें इतनी सारी मतलब चीजों इतनी भुगतना पड़ता है। तभी उसने संकल्प कर लिया कि अब वह कभी युद्ध नहीं करेगा। उसने किया कि अब तो मैं लड़ाई करना बंद। उसने यह भी निश्चय किया कि अब वह हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धम्म यानी कि धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतेगा, जिससे लोगों की भलाई हो सके। उसने सोचा भैया अब लड़ाई सड़ाई बंद, अब धर्म का रास्ता अपनाना है। धम्म नाम दिया उन्होंने, जिससे लोगों की भलाई हो और लोगों का दिल जीत सके। इस इन भावनाओं को प्रजा तक पहुंचाने उन्होंने चट्टानों पर खुदवाया, ऐसे पत्थर में लिखवा लिखवा के, खुदा खुदा के शिलालेख, अभिलेख बोलते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने करवाई ताकि आम लोग भी कर सके। और ये सारी चीजें उन्होंने उसी समय की भाषा में कराई, आम लोगों की भाषा में कराई, ताकि आम लोगों को भी ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता, उन्होंने ऐसा लिखवाया। इसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आजाद जनपद हराया जाता है, वहां लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं, वहां रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं, है ना? भैया, कोई कब्जा करता है तो वहां के लोगों को तो मारता पीटता है, भगा देता है। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से बहुत प्यार से बात करते थे, है ना, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। इस तरह हर किस्म के लोग पर युद्ध का बुरा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ, और ये सारी चीजें देख के मैं बहुत दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया, और इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया, और दूसरों को यही है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जितना युद्ध से जीतने से बेहतर है। धर्म से हम जीत लेंगे वो ज्यादा बेहतर है, युद्ध से जीतना तो उतना वैल्यू नहीं करता। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ, यानी कि छप पत्थरों में खुदवा रहे हैं, ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात ना सोचे, है ना? अशोक का धम्म। अशोक के धम्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही थी। अशोक ने जो धम्म माना था, धर्म जो फैला रहे थे वो, उसमें कोई देवी देवता की बात नहीं हो रही थी, ना ही कोई व्रत, उपवास, तपस्या कुछ नहीं करनी थी। धर्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की कोई बात भी नहीं कही गई थी कि तुमको पूजा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप आश्चर्य हो रहे होंगे कि बिना व्रत उपवास, बिना देवी देवताओं की पूजा, पूजा नहीं तो धम्म कैसा, कैसा धर्म? तो दरअसल कलिंग युद्ध के भयंकर विनाश के बाद, विनाश ने जो भयंकर विनाश हुआ, अशोक ने जो युद्ध किया था कलिंग युद्ध, वो अशोक की सोच को बहुत बदल दिए थे। अशोक की सोच को मतलब पूरी तरह से परिवर्तित कर दिए थे। अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसे पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। अब इतना परिवर्तन कर दिए थे कि अशोक अपनी प्रजा को अपने बच्चों के जैसे देखने लगे, यानी कि वो पिता जैसे अपने संतान को देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते, मूक प्राणियों के प्रति हिंसा करते और धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष करते देखता, तो उसे बहुत दुख होता। अब जैसे अशोक ने देखा कि ये झूठ बोल रहा है, कोई गलत हरकतें कर रहा है, जानवरों को मार पीट रहे हैं जो बोल नहीं सकते, है ना, और संघर्ष करते हुए देख रहे लोगों को लड़ाई से, तो ये सारी बातें पे ना मतलब बहुत ज्यादा दुख होता था। उसने इन बातों पर विचार किया और तो पाया कि राजा होने के कारण उसकी यह जिम्मेदारी। अब वो विचार किए कि ये सब क्या हो रहा है, तो बोले कि अब मैं राजा हूँ यानी पिता, तो मुझे कुछ तो राह दिखानी पड़ेगी। तो इस काम के लिए उन्होंने धर्म महामात्र नाम के अधिकारी रखे, ठीक है, जो गांव गांव नगर नगर के दौरे पर जाकर प्रजा को सही मार्गदर्शन करते थे। और इस तरह से देखिए ये अशोक पिलर है, देखिए यहाँ पे भी लेख लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे भी छपवाया है अपनी नॉलेज की, उन्होंने क्या चीज है और क्या करना चाहिए, ठीक है। सारनाथ स्तंभ बोलते हैं ना, पढ़े हैं, बहुत फेमस है। तो व्यवहार की बातें बताते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में यही बात उसने पत्थर के स्तंभों, खंभों और चट्टानों पर खुदवाई। तो अब देखिए यहाँ किसी, अब ये खुदवाया उन्होंने कि यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाएंगे, मतलब किसी को मारेंगे नहीं, बलि नहीं चढ़ाएंगे। पहले राजा की रसोई में हजारों जानवर को रोज मार के मांस खाते थे, है ना, पर अब सिर्फ 3 जानवर जाते हैं, जो कि एक, 2 मोर और एक हिरण है, और ये 3 जानवर भी भविष्य में मारे नहीं जाएंगे, ठीक है। अपनी माता और पिता की आज्ञा मानना अच्छा है,
मित्रों, संबंधियों और श्रमणों यानी कि मजदूरों, रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों के प्रति उदार भाव रखना बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ही व्यय और थोड़ा संचय करना अच्छा है, ज्यादा की लालच नहीं करना चाहिए। थोड़ा कमा रहे तो थोड़ा बचा। लोग विभिन्न अवसरों पर तरह-तरह के संस्कार करते हैं, है ना? करते ही हैं बहुत से संस्कार। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। अब ये सारे संस्कार तो कर रहे हैं, लाभ कम मिलता है इससे। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलते हैं, वो संस्कार क्या हैं? उन्होंने बताया। तो गुलामों और मज़दूरों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ों को आदर करना, जीव-जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना, ये सारी चीज़ें करने से, किसी को दान देना, किसी की सहायता करना, इन सारी चीज़ों से हमें ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है? अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना, अपना जो धर्म कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अपने धर्म के गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर दूसरे के धर्म या जाति को या किसी भी चीज़ों को बुराई मत करो कि हम सही हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं। है ना? हर तरह से हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करो कि कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी लोग हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के, उनको उतना ही मान दो जितना आप अपने धर्म को देते हो, जितना आप अपने धर्म के लोगों को देते हो। क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। अपना तो उन्नति करता है और दूसरे का उपकार भी करता है। कैसे किया? अब एक बात बताइए, जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में। अब एक ज़्यादा बढ़-चढ़ के बोल रहा है, मेरा तो ये, मेरा तो वो, मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा। दूसरा बच्चा दबा हुआ है, कुछ कम ही बोल रहा है कि नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर वही जो पहला बच्चा जो अपनी बड़ाइयाँ कर रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहा है, अगर वो दूसरे की सहायता करे, है ना? तो और अपने आप को श्रेष्ठ ना दिखाकर अपना भी सम्मान रखते हुए दूसरे का भी सम्मान करे, तो वही जो दूसरा बच्चा सुन रहा है, वो 4 लोगों को बताएगा, 4 लोग देखेंगे तो उसका भी मान बढ़ेगा और उसका भी उपकार होगा। है ना? तो अशोक ने यही संदेश लगाया और लोगों की बोलचाल की जो आम भाषा थी, पाली भाषा, इसमें खुदवाए उन्होंने। ठीक है, प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए? यानी कि प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए बोले? तो ये आम भाषा थी ना, ये नॉर्मल भाषा थी वहाँ के लोगों की। इसीलिए इस भाषा में खुदवाए उन्होंने। अब अशोक की शासन व्यवस्था क्या थी? भारत के मानचित्र 7.1 में हम देखेंगे कि अशोक का जो राज्य था वो बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी और इतने बड़े पर राज्य पर शासन करना किसी एक व्यक्ति का तो काम नहीं था, इतना ईज़ी नहीं होता ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर कर लेगा क्या पूरा इंडिया मैनेज? नहीं, उसने हर एरिया में, हर जिले में एक-एक चीफ मिनिस्टर बैठा के रखे हैं, वैसे ही। तो शासन ने उनकी सहायता के लिए योग्य लोगों का दल था और जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे हमारे स्टेट्स में होते हैं। विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे 4 प्रांतों में बाँट दिया। अब जैसे एक जिले एक बड़ा-सा था, उसे उन्होंने 4 भागों में बाँट दिया। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैनी नाम, ठीक है? इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल के लिए राजकुमार होते थे और उनके अधिकारी और कर्मचारी उन्हें सहयोग देते थे। एक राजकुमार देख रहा है, अब उसके अधिकारी और कर्मचारी उनका सहयोग कर रहे हैं। ये कर्मचारी गाँव और शहर में व्यवस्था को सँभालते थे कि गाँव का सब हाल ठीक-ठाक है कि नहीं, शहर का। किसानों, कारीगरों, व्यापारियों से लगान वसूल करना इनका काम होता था और राजा की आज्ञा न पालन करने वालों को दंड भी देते थे। कौन? ये कर्मचारी और अधिकारी। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी और होते थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा भी करते थे और शासन का काम देखते थे। क्या देखते थे? शासन का काम देखते थे। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख-दुःख को जानने तथा अधिकारियों के काम पर नज़र रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर-दूर के गाँव का दौरा। पहले के राजा महाराजा क्या होते थे कि कुछ भी चीज़ होता था तो छुप-छुपा के जाते थे ना दौरा करने, कि कहीं अंदर अधिकारी परेशान तो नहीं कर रहे गाँव के लोगों, तो ये सारी चीज़ें अशोक स्वयं भी किया करते थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सड़कें भी बनवाई थी। उन्होंने उनके दोनों तरफ छायादार व फलदार वृक्ष लगवाए, जैसे सड़क बनाई तो इधर भी वृक्ष, इधर भी वृक्ष। अस्पताल व धर्मशालाएँ बनवाई और कुएँ भी खुदवाए थे। क्या आपको इतिहास का कोई और राजा याद आ रहा है जिसने अशोक की तरह अपनी प्रजा को सुख पहुँचाने का प्रयत्न किया हो? कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या कि कोई ऐसा राजा रहा हो? अभी देखिए मैप देखिए, है ना? ये मानचित्र देखिए, तक्षशिला, ये पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, ठीक है? फिर 4 भागों में बाँटे थे ना, स्वर्णगिरी दक्षिण में, इधर पूरब में कौशाम्बी और यहाँ पे पश्चिम में उज्जैनी और यहाँ उत्तर में तक्षशिला, ये 4 राज्य बाँट दिए थे। सोचिए इतना फैला हुआ था अशोक का राज्य, तो अकेले सँभालना तो मुश्किल था, ठीक है? तो यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले तो थे, तथापि वह सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। बौद्ध धर्म रहे हैं और दूसरे धर्म का सम्मान करके दूसरे धर्म के लोगों को दान भी देते थे। वह प्रजा से भी कहते थे कि सभी धर्म की बात सुने और उनका सम्मान करें। अशोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने में बहुत मदद करते थे।
आज भारत सरकार के नोटों और कागजों पर जो 4 सिंह वाली जो मूर्ति दिखाई देती है, 4 मुँह वाला सिंबल बोलते हैं ना अशोक, वह अशोक के समय की है। सारनाथ और दूसरी जगहों से प्राप्त स्तंभ जो होते हैं ना, मूर्ति कला भी, ये सारी चीजें नमूने भी वहीं के हैं। मूर्ति कला सारनाथ से मिली है और दूसरी जगहों से भी प्राप्त हुई है, जो हमें आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। और ये जो अशोक जो नोटों पे जो सिक्कों पे और जो नोटों पे वो बना रहता है स्तंभ, 4 मुंह वाले, वो कहाँ से बने हैं? वो अशोक के सारनाथ के स्तंभ के बना हुआ है। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने अपने राष्ट्र प्रतीक चिन्हों के बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसमें 4 सिंहावली मूर्ति में सिंह के अतिरिक्त बैल, घोड़ा और 24 तीलियों या धारियों वाले चक्र की आकृति बनी हुई है। सिंह को शक्ति का, बैल को श्रम का, घोड़ा और गति का और चक्र को निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना गया है। अब जिसमें 4 सिंह वाली मूर्ति में सिंह को अतिरिक्त बल यानी एक्स्ट्रा पावर, घोड़ा और 24 तीलियों या धारियों वाली चक्र की आकृति बनी हुई है, ये सारी हमने देखी है। सिंह को शक्ति का, बैल को श्रम यानी मेहनत का, घोड़े को ऊर्जा यानी ताकत एनर्जी का और गति का स्पीड का, और चक्र को निरंतर कार्य यानी कि चक्र हमेशा घूमता है तो प्रगति, निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना गया है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है केवल सत्य की ही जय होती है। अशोक के बाद मौर्य वंश करीब 50 वर्षों तक चला। अशोक के बाद 50 वर्षों तक राजाओं ने राज किया। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद उसका स्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। राजा अशोक के दया, प्रेम, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसके सारनाथ स्तंभ है ना, सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष है ऊपर में जो निशान बना है, वो हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह, नेशनल सिंबल है ना। तो ये पार्ट भी यहीं खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरी टीचिंग क्लासेस को भी आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। और मेरे और भी इंग्लिश वीडियोस हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों में मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियोस भी आ जाएंगी। और अगर आपको कुछ विशेष चैप्टर पढ़ना हो, कोई कि अभी पहले ये वाला चैप्टर पढ़ा दो या ये पार्ट पढ़ा दो, इस कक्षा का पढ़ा दो, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।